बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनरल फिजियोलॉजी की चेकलिस्ट देख रहे थे। तो अगला क्वेश्चन होगा जीएफआर एंड इट्स डिटर्मिनेंट एंड फैक्टर्स। तो जीएफआर के डिटर्मिनेंट या फैक्टर को देखने के लिए जो इंपॉर्टेंट टेबल होगा जो आपने तैयार रखना है वो ये वाला है, ये वाला। इसमें आपको जीएफआर के जो फिजिकल डिटर्मिनेंट देखने को मिलेंगे। पहले जीएफआर की वैल्यू क्या होती है, जीएफआर का फार्मूला क्या होता है। तो जीएफआर होता है, जीएफआर बराबर होता है केएफ मल्टीप्लाई फिल्ट्रेशन प्रेशर, सॉरी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मैंने कहा था कि तीन फोर्सेस ऐसी होती है जो असल में काम करती है, ग्लोमेरुलस के अराउंड काम करती है। इसमें से दो फोर्सेस फिल्ट्रेशन को इनहिबिट कर रही है, अपोज कर रही है। ये दो फोर्सेस, एक फोर्स ऐसी है जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रही है, जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 60 मिलीमीटर मर्करी का, ये फिल्ट्रेशन को फेवर कर रहा है। बाकी जो ग्लोमेरुलस के अंदर कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर, वुमेन स्पेस के अंदर वुमेन स्पेस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 18 और 32 ये अपोज कर रहे हैं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 आएगा। इतने की जीएफआर हुई, तो इसका मतलब अगर हम किसी तरह केएफ को बढ़ा दे तो जीएफआर बढ़ जाएगा, केएफ को कम कर दे तो जीएफआर भी कम हो जाएगा। जो केएफ किन किन कंडीशन के अंदर कम होता है, रीनल डिजीज जिसके अंदर कैपिलरीज डैमेज हो जाती है, कैपिलरीज डैमेज हो जाएगी तो फिर परमेबिलिटी कम हो जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन करते क्या है, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस को बढ़ा देती है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, केएफ कम हो जाएगा, मतलब परमेबिलिटी कम होगी। अगला है पीबी। पीबी का मतलब होता है वुमेन जो स्पेस होती है, वुमेन कैप्सूल, इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर यूरिनरी स्टोन्स होते हैं, स्पेसिफिकली यूरेटर के अंदर, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है। यूरिन बैक फ्लो हो जाएगा, वापस चला जाएगा यूरेटर के अंदर और रीनल पेल्विस के अंदर, वहाँ पर वुमेन स्पेस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब डिस्टेंशन एंड डायलेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड कैलिक्स, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तीसरा फैक्टर बता रहा है वो कि पाई जी का मतलब होता है कि जो ग्लोमेरुलस का कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ाना है तो फिर रीनल ब्लड फ्लो को कम कर देती है। रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो फिर होगा क्या, अगर रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम होगा, सॉरी, ये जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो बराबर होता है जीएफआर ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। जब रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा होगा मतलब जितने ज़्यादा फ्लूइड की फिल्ट्रेशन हो रही है उतना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्लूइड की फिल्ट्रेशन होनी है प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होती रहेगी। तो प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेट होगी, प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। जब प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी मतलब जो ग्लोमेरुलस के अंदर कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं रीनल ब्लड फ्लो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन लेवल बढ़ा दिया। आगे बता रहा है कि जो पीजी ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो फिल्ट्रेशन को फेवर कर रहा था उसको कम कर दो तभी जीएफआर कम हो जाएगी। इसको कम करने के तीन तरीके, या तो इफरेंट आर्ट्रियोल की रेजिस्टेंस को कम कर दो या फिर जो इफरेंट आर्ट्रियोल है इसकी रेजिस्टेंस को भी कम कर लो, ठीक हो गया। और तीसरा ये होता है कि, सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया, जो ए पी है ये आर्टीरियल प्रेशर है, तो या तो रीनल आर्ट्रियोल जो इफरेंट आर्ट्रियोल इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दो या फिर इफरेंट आर्ट्रियोल इसकी रेजिस्टेंस को कम कर दो या फिर आर्टीरियल प्रेशर को ही कम कर दो। नॉर्मली आर्टीरियल प्रेशर का कोई काम नहीं होता क्योंकि आउटर रेगुलेशन काम कर रही होती है। आउटर रेगुलेशन किस प्रेशर पे काम करती है, 60 से लेकर 180 मिलीमीटर और मर्करी पे जाके काम करती है आउटर रेगुलेशन। जबकि अगर हम इफरेंट आर्ट्रियोल इसके रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, इसके कम करने के लिए एंजियोटेंसिन 2 वाली कि को ब्लॉक कर दे, मतलब ऐसी ड्रग्स ले जो एंजियोटेंसिन 2 को काम करने ना दे, इसकी एग्जांपल होगी एस इनहिबिटर। जबकि जो रीनल आर्ट्रियोल स्पेसिफिकली इफरेंट आर्ट्रियोल इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने वाले कौन कौन से कंपाउंड्स हो गए, कौन कौन से एजेंट्स हो गए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाना या फिर वेसोकंस्ट्रिक्टिव हार्मोन जैसे नोरापेनेफ्रिन और एंडोथेलिन, ये क्या करती है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल के रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है जिसकी वजह से पाई जी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ये थे जीएफआर के डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जीएफआर के डिटर्मिनेंट्स में एक और चीज़ भी आप देख लीजिएगा, वो ये वाली चीज़ है कि अगर इफरेंट आर्ट्रियोल इसकी कंस्ट्रक्शन होती है यानी इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तब जीएफआर कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि पाई जी से कम हो गया। आरपीएफ रीनल प्लाज्मा फ्लो ये भी कम हो जाएगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बराबर होता है जीएफआर ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो की, इसकी वैल्यू होती है 0.2। आगे बता रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 की वजह से, इसकी वजह से जीएफआर तो बढ़ती है लेकिन रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, सॉरी न्यूमिनेटर बढ़ रहा है तो फिर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। आगे प्लाज्मा प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है तो फिर जो ग्लोमेरुलस का कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाएगी। रीनल प्लाज्मा फ्लो उस पर डिपेंड नहीं करता, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम हो जाएगा। यूरिथ्रल स्टोन जिसकी वजह से वुमेन स्पेस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक हो गया। तब भी हमें जीएफआर कम देखने को मिलेगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो उस पर डिपेंड नहीं करता और यहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन दोबारा से कम हो गया।
यहाँ पे कुछ वैल्यूज बता रहा है फार्मूला जो फिल्टर लोड होता है कि जितना सब्सटेंस फिल्टर होगा नेफ्रॉन में आएगा, टिब्यूल में आएगा, उसको बोलते हैं फिल्टर लोड। GFR मल्टीप्लाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन। एक्सक्रीशन रेट का मतलब जितना यूरिन के अंदर आएगा, तो यूरिन फ्लो रेट मल्टीप्लाई यूरिन कंसंट्रेशन। रीअब्जॉर्प्शन रेट, रीअब्जॉर्प्शन रेट को मालूम करना है तो पहले फिल्ट्रेशन जितनी हुई है उसमें से माइनस कर देते एक्सक्रीशन, जबकि सेक्रेशन रेट कितना होगा, एक्सक्रीशन माइनस फिल्टर्ड लोड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और इसकी इंपॉर्टेंस। काउंटर करंट मल्टीप्लायर यहाँ पे बहुत इजी सा लिखा है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो हाइप्रोस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्रिएट करना। हाइप्रोस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम का मतलब कॉर्टिकोपेपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। कॉर्टिकोपेपिलरी मतलब कॉर्टेक्स और पेपिला के दरमियान होगा। कॉर्टेक्स के अंदर ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, जबकि पेपिला के अंदर 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। तो इनके दरमियान एक ग्रेडियंट होता है, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिकोपेपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। इसी की वजह से जो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब जो कॉर्टिकोपेपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, जिसको मैं बोल सकता हूँ हाइपरऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जिसकी वजह से यूरिन की कंसंट्रेशन होनी है, तो ये किन किन वजह से हो जाता है, इसको स्टैब्लिश करवाना है तो फिर काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम एक्टिवेट होता है, और इसको मेंटेन करना है तो फिर काउंटर करंट एक्सचेंज होती है। जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम है ये ठीक हो गया। तो इसकी स्टैब्लिश कराने के लिए स्पेसिफिकली मेडुलरी इंटरस्टिशियम को क्रिएट कराने के लिए काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले और यूरिया रिसाइक्लिंग इन द इनर मेडुलरी डक्ट, ये दो सिस्टम ऐसे होते हैं जो हाइपरोस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम को क्रिएट करेंगे, जबकि इसको मेंटेन करने के लिए काउंटर करंट एक्सचेंज होगा। काउंटर करंट एक्सचेंज कहाँ पे होगा, वेसोरेक्टम में होगा। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम या मल्टीप्लिकेशन सिस्टम कहाँ पे होती है, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले में होती है। इसको हम पहले यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेगा सबसे पहले जो ऑस्मोलैरिटी होती है लूप ऑफ फैनले में, स्पेसिफिकली डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले में, इसकी ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के सिमिलर है, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। फिर इसके बाद थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले, यहाँ पे आयन पंप हो गई, 1 सोडियम 1 क्लोराइड 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर, जिसकी वजह से जो ऑस्मोलैरिटी होती है ट्यूबुलर फ्लूइड की वो कम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे चली जा रही है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, जबकि इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट की ऑस्मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 200 400। फिर इसके बाद क्विक इक्विलिब्रिएशन होगी किसके दरमियान, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के दरमियान। इसके बाद क्या होगा, चौथे स्टेप में ये होगा कि जो प्रोक्सिमल का फ्लूइड होगा या प्रोक्सिमल का ट्यूबुलर फ्लूइड होगा वो आएगा लूप ऑफ फैनले में, डिसेंडिंग का जाएगा असेंडिंग में, यानी प्रोक्सिमल का यहाँ पे आ गया डिसेंडिंग वाले में, डिसेंडिंग वाले का चला गया असेंडिंग वाले में, जिसकी ऑस्मोलैरिटी 400 पे पहुंच गई थी। फिर दोबारा से वही आयन पंप होगा जो कि ठीक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले पे काम करेगा, दोबारा से कोई इक्विलिब्रिएशन होगी और स्टेप रिपीट होते रहेंगे। आपने बेसिकली 4 चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले ऑस्मोलैरिटी बराबर थी, आयन पंप काम करेगा ठीक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले में, ऑस्मोलैरिटी ड्रॉप करके ट्यूबुलर फ्लूइड की, लेकिन इंटरस्टिशियम की वापस ज़्यादा होगी। फिर क्विक इक्विलिब्रिएशन होगी डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले की इंटरस्टिशियल के साथ। फिर इसके बाद जो प्रोक्सिमल का फ्लूइड होगा वो डिसेंडिंग लिम्ब के पास आएगा, डिसेंडिंग का असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले के पास आएगा। ये तो हो गया काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन द लूप ऑफ फैनले। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम और इसके साथ दूसरा सिस्टम होता है यूरिया रिसाइक्लिंग इन इनर मेडुलरी डक्ट। यहाँ पे भी इसकी वजह से भी हाइपरोस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्रिएट होता है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो इनर मेडुलरी डक्ट है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर होते हैं UTA1 UTA3 UTA1 UTA3, जो कि यूरिया की क्या कराएंगे, रीअब्सॉर्प्शन करेंगे। ठीक हो गया, इनर मेडुलरी डक्ट में यूरिया कहाँ पे आ जाएगा, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में। तो यहाँ पे देखेगा ऑस्मोलैरिटी 300 से 500 पे चली गई। फिर इसके बाद कुछ यूरिया चला जाएगा, कुछ यूरिया सेक्रेट होने चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, ये जाएगा डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले। जो ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे UTA2, जबकि 1 वाली और 3 वाली क्या करा रहे थे, इसकी रीअब्सॉर्प्शन करा रहे थे। उसकी रीअब्सॉर्प्शन फैसिलिटेट कराने के लिए ADH होता है, कौन, ADH। और ADH ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी रीअब्सॉर्प्शन के लिए। तो ये हो गया यूरिया रिसाइक्लिंग, और यूरिया रिसाइक्लिंग की वजह से भी हाइपरोस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम देखने को मिलता है। अब इसके बाद काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम बन गया, इसको मेंटेन करने का कैसे करना है, यानी हाइपरोस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम को मेंटेन करने के लिए काउंटर करंट एक्सचेंज होगा, वो होता है वाज़र में, जो कि यू शेप कैपिलरीज होती है। जिस तरह लूप ऑफ फैनले में 2 लिम्ब्स होते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले, इसी तरह वाज़र में भी आपको 2 लिम्ब्स देखने को मिलती है। ये इसका नजर आएगा डिसेंडिंग लिम्ब, ये नजर आएगा आपको डिसेंडिंग लिम्ब। और मैंने आपको बताया था कि जब मेडुला की तरफ जाते हुए ऑस्मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको मेंटेन कैसे करना है, इसको मेंटेन इस तरह से करना है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाज़र एक्टा, इसमें से होता है कि इसमें से वाटर की डिफ्यूजन होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्यूबुलर फ्लूइड, तो वाटर इस ट्यूब्यूल को लीव करेगा। अब लीव करेगा तो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी किसके अंदर,
ये वाजर एक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, और दूसरी तरफ यहाँ पे सॉल्यूट की डिफिन हो रही है क्योंकि सॉल्यूट ऑस्मोटिक यानी इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो सॉल्यूट यहाँ पे आ रही है, अंदर आ रही है, तो सॉल्यूट की मूवमेंट इनवर्ड है लेकिन वाटर की मूवमेंट आउटवर्ड है। कहाँ से? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोअर फनले, लेकिन ऑपोजिट होगा किसके अंदर? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोअर फनले। असेंडिंग में वाटर वापस जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। फिर इसके बाद जो सोडियम है, जो सॉल्यूट या जो सोडियम क्लोराइड, ये इसको लीव करेगा, ठीक हो गया, हाई से लो की तरफ। इसकी वजह से हमें जो हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम है वो मेंटेन होती हुई नजर आएगी। जैसे डिसेंडिंग लिप ऑफ लोअर फनले में वाटर की यानी एक्सोस्मोसिस यानी वाटर लीव करेगा और सॉल्यूट एंटर होगे, जबकि असेंडिंग लिप में सॉल्यूट लीव करेगा और वाटर एंटर होगा। इसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी मेडुला के अंदर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रोल ऑफ यूरिया एंड यूरियन कंसंट्रेशन, ये भी बात हो गई है। डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, तो इसका डिफरेंस आपको यहाँ से मिलेगा पैराग्राफ में से। कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये ज़्यादा होते हैं 70 से लेकर 80% तक, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इनका नंबर थोड़ा कम होता है। जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इनके जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो जो कॉर्टिकल मेडुलरी जंक्शन पे पड़े होते हैं, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन इनके जो ग्लोमेरुलस या रीनल कॉर्पसोल वो आपको आउटर कॉर्टेक्स में देखने को मिलते हैं। आउटर कॉर्टेक्स में इनका जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन इनका जो लूप ऑफ फनले काफ़ी शॉर्ट होता है, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इनका लूप ऑफ फनले काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो कैपिलरीज होती है उसको बोलते हैं पेरिटुबुलर कैपिलरीज, जक्स्टामेडुलरी में देखने को मिलती है आपको वाजर एक्टा, ठीक हो गया। इसके साथ जो कॉर्टिकल वाले हो गए उनका काम होगा डाइल्यूशन में, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का फंक्शन होगा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में बेसिकली, या मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन इनका ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, 80% तक ब्लड फ्लो इनका हो सकता है, जबकि जक्स्टामेडुलरी का 20% तक हो सकता है। आगे देख लेते हैं लूप डायरेटिक्स एंड थायराइड डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स करने के लिए आपने बीआरएस के फॉलो करना है, इसका बीआरएस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 डायरेटिक्स की क्लास बनाई है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो कि अर्ली प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में काम करके कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करके बाइकार्बोनेट के एक्सक्रीशन करा देती है। दूसरा लूप डायरेटिक्स होता है, लूप डायरेटिक्स में फ्यूरासिमाइड, एथाक्लेनिक एसिड, ब्यूमेटिनाइड जो कि थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप को फैलने में काम करके सोडियम 1 क्लोराइड 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड की एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होती है क्योंकि फ्लोराइड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कैल्शियम की एक्सक्रीशन इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ल्यूमिन का पॉजिटिव जो पोटेंशियल है वो लॉस हो जाएगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी। इसके साथ जो कंसंट्रेटिंग एबिलिटी और डाइल्यूटिंग एबिलिटी दोनों चलेगी। कंसंट्रेटिंग एबिलिटी क्यों खत्म होगी? क्योंकि हाइपरऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम खत्म हो गया। डाइल्यूटिंग एबिलिटी क्यों खत्म होगी? क्योंकि आपने डाइल्यूटिंग सेगमेंट को इनहिबिट कर दिया, क्योंकि थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लोअर फनले और अर्ली डिस्टल ट्यूबुल दोनों के दोनों डाइल्यूटिंग सेगमेंट होते हैं। थायराइड डायरेटिक्स अर्ली प्रॉक्सिमल ट्यूबुल पे जाके काम करती है, कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, इनहिबिशन है 1 सोडियम 1 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट की, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड की एक्सक्रीशन तो ज़्यादा होगी, पोटेशियम की एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगी क्योंकि ट्यूबुलर फ्लो रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कैल्शियम की एक्सक्रीशन इसलिए कम नहीं कैल्शियम की एक्सक्रीशन कम होती है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है उसको बाद में देख लेंगे। इसके साथ जो डाइल्यूशन वाली एबिलिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि डाइल्यूटिंग सेगमेंट को आपने इनहिबिट कर दिया। दूसरी तरफ कंसंट्रेटिंग एबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंड करती है थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप फैलने के ऊपर और यूरिया रिसाइक्लिंग के ऊपर। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स पाइरिनोलैक्टोन ट्राइमेटालिन ओनामेलोराइड लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर जाके काम करते हैं। क्या करते हैं? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, पोटेशियम की सिक्रेशन को और हाइड्रोजन की सिक्रेशन को। तो ये तो हो गया डायरेटिक्स का बेसिक ओवरव्यू। आगे बताता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस क्या है। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस उसके टाइप्स बता रहा है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस बीआरएस के अंदर 3 बताई हुई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4। और टाइप 1 है, टाइप 1 में मेन जो काज होगा वो होगा कि आप जो हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन्स हैं उनको दो फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट करवाते हैं। एक है टाइट्रेबल फॉर्म यानी H2PO4-1 की फॉर्म में, दूसरा होता है अमोनियम की फॉर्म में। अगर ये इनको एक्सक्रीट ना करवा सके, हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन ना करा सके तो इसको बोलते हैं टाइप 1। टाइप 2 में जो प्राइमरीली जो मसला होगा वो होगा रीनल लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, कि रीनल बाइकार्बोनेट आयन की रिटेंशन नहीं कर पा रही, रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही। जबकि टाइप 4 में एल्डोस्टेरोन कम देखने को मिलेगा, काज का एडिशन डिजीज होगा, जिसकी वजह से जो टाइट्रेबल फॉर्म है या अमोनियम की फॉर्म में हाइड्रोजन सिक्रेट नहीं होगा, हाइपरकलीमिया होगा। हाइपरकलीमिया अमोनियम की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से अमोनियम की एक्सक्रीशन मजीद कम हो जाएगी। इन तीनों कंडीशन के अंदर अनायन गैप आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। अब अनायन गैप होता क्या है, तो मैं इसको देखने के लिए मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है अनायन गैप का, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये वाला फ्लो चार्ट,
तो अनाइन गैप, सीरम अनाइन गैप असल में क्या होता है कि अनमेजर्ड अनाइन होते हैं सीरम के अंदर जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, डायग्नोस्टिक कॉन्सेप्ट होता है कि असल में डिफरेंस होता है अनमेजर्ड अनाइन और अनमेजर्ड केटाइन में। अनमेजर्ड अनाइंस प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, इनकी कंसंट्रेशन को मालूम नहीं कर सकते, एल्ब्यूमिन, फॉस्फेट और सल्फेट, एल्ब्यूमिन, फॉस्फेट और सल्फेट। जबकि अनमेजर्ड केटाइन कौन कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। पोटेशियम नॉर्मली सेल के अंदर ज़्यादा होता है लेकिन बाहर इसको मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पर इस्तेमाल आता है किसके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। कैसे, अगर क्लोराइड आयन का लेवल ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरक्लोरीमिया और नॉर्मल अनाइन गैप। ठीक हो गया। अगर अनमेजर्ड अनाइन लेवल ज़्यादा होता है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल क्लोरीमिया लेकिन अनाइन गैप ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, डरका से याद रखना और डीएलसी इमेज से याद रखना। डरका का मतलब डायबिटीज़, सॉरी डायरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो गया और एडिसन डिजीज। इसके अंदर अनाइन गैप तो नॉर्मल होगा लेकिन क्लोरीन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे डीएलसी एमईएस के अंदर यानी डायबिटीज मेलाइटिस, लैक्टिक एसिडोसिस, कार्बोनिक क्रोनिक रीनल फेलियर, एस्पिरिन, मेथनॉल, थायरिन ग्लाइकोल, स्टार्वेशन, इसके अंदर अनाइन गैप काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब क्लोराइड आयन का लेवल काफ़ी नॉर्मल होगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल क्लोरीमिया। इसका आपको फार्मूला नजर आएगा, सोडियम की कंसंट्रेशन माइनस बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन माइनस क्लोराइड। नॉर्मल वैल्यू होती है 12 या 8 से लेकर 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये तो हो गया अनाइन गैप। इसके बाद देख लेते हैं बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के बफर सिस्टम क्या होते हैं, एसिडोसिस और एलिक्लोसिस के कॉज बताने हैं। तो ये वाला यानी इसको टेबल वाली फॉर्म में तो आपको बताया कि मेटाबॉलिक 4 तरह की हमें देखने को मिलती है एसिड बेस डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस। सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिसमें मेन बाइकार्बोनेट आयन का कम हो जाना। अभी किस किस वजह से हो सकता है, कीटोएसिडोसिस की वजह से हो सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से, क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से, सैलिसाइलेट की इंटॉक्सिकेशन की वजह से, मेथनॉल की पॉइजनिंग की वजह से, इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग की वजह से, डायने की वजह से, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की वजह से। वही कॉज होते हैं जो मैं आपको इस टेबल में से बताए थे। अब यहाँ से देख लेते हैं जो डायबिटीज मेलाइटिस है। डायबिटीज मेलाइटिस में कीटोएसिडोसिस होती है, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड और एसिटोएसिडेट का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस में लैक्टेट का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्रोनिक रीनल फेलियर, इसमें हाइड्रोजन आयन को हम सेक्रेट नहीं कर सकते टाइट्रेबल एसिड की फॉर्म में या अमोनियम की फॉर्म में। सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी, इसमें ये होता है कि जो एस्पिरिन होती है वो एस्पिरिन ट्राइट्रेबल एसिड देती होती है। जो एस्पिरिन है वो रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस भी कॉज करती है। मेथनॉल फॉर्मेल्डिहाइड एसिड है, हाइड्रोजन आयन देगा यानी फॉर्मेट देगा, इथाइलिन ग्लाइकोल एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड बनाएगा। स्टारवेशन में कीटोन बॉडी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जबकि डायरिया के अंदर ये मैकेनिज्म होगा कि डायरिया के अंदर जो जीआईटी होती है वो बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन को लॉस कर देती है, तो बाइकार्बोनेट आयन कम देखने को मिलेगा। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आपको मैं पहले ब्रीफ कर चुका हूँ, इसके 3 टाइप्स बताई थी। टाइप 1 वाली में क्या था कि टाइट्रेबल एसिड या अमोनियम की फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे थे। टाइप 2 वाले में हम बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। टाइप 4 वाले में एल्डोस्टेरोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था। एडिसन डिजीज में एल्डोस्टेरोन कम होगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन कराते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन कराता है अर्ली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। तब यहाँ पर इनहिबिटर यूज़ करेंगे तो फिर एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस यहाँ पे एक साथ काज बताया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल बताया हुआ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या होगा, तो गैस्ट्रिक एसिड में हाइड्रोजन यानी जो गैस्ट्रिक हाइड्रोजन होती है HCl ये कम हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर। मतलब मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में बाइकार्बोनेट आयन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आगे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोन में हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी प्रिंसिपल सेल से, जिसकी वजह से हमें प्रिंसिपल सेल नहीं इंटरक्लेटेड सेल से होती है। लुपोथाइज़र डायरेटिक्स से क्या करते हैं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एल्किलोसिस काज करते हैं। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एल्किलोसिस का मतलब वॉल्यूम को कम करके इनके फ्लो रेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आगे रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस इसमें काज होगा PCO2 का लेवल ज़्यादा हो जाना, मतलब रिस्पिरेशन या वेंटिलेशन सही तरह परफॉर्म नहीं हो पा रही, किसी तरह मेडुलरी रिस्पिरेटरी सेंटर्स को इनहिबिट कर दे या रिस्पिरेटरी मसल्स को वीक कर दे या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज है उसको ब्लॉक कर दे। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज को ब्लॉक करना है तो जो डिजीज हो गए जैसे अडल्ट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, COPD, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। जबकि मेडुलरी सेंटर को ब्लॉक करना है तो ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, ओपिएट, सिडेटिव, एनेस्थेटिक्स। अगर रिस्पिरेटरी मसल की वीकनिंग काज करवानी है तो फिर गिलन-बैरी सिंड्रोम, पोलियोमाइलिटिस, एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इससे रिस्पिरेटरी मसल की वीकनिंग होगी। जबकि लास्ट में रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस, इसके अंदर निमोनिया और पल्मोनी इम्बोलस, ये क्या कराएगी, वेंटिलेशन रेट को बढ़ा देगा क्योंकि इसके अंदर आपको PCO2 का लेवल काफ़ी कम देखने को मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड, यहाँ पे भी
हाइपोक्सीमिया होगा, मतलब हाइपोक्सिया की फॉर्म बता रही है, PO2 कम हो गया जिसकी वजह से वेंटिलेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी, हमने कहा था कि ये वेंटिलेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करवाती है और ये रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोनों कॉज करती है। आगे देख लेते हैं फंक्शन ऑफ किडनी एंड हार्मोन्स एक्टिंग ऑन किडनी। सॉरी, फंक्शन ऑफ किडनी नहीं, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स कहा वैसे, लेकिन फंक्शन ऑफ किडनी भी कहा वैसे। तो आपको यहाँ से बता देता हूँ, किडनी के हमारी बॉडी के अंदर 7 फंक्शन होती है। पहला जो फंक्शन है लास्ट से और उल्टा चले तो फिर ग्लूकोज को बनाना, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म बनाना 1 हाइड्रोक्सिलेज वाले से। आरबीसी के प्रोडक्शन को रेगुलेट करना एरिथ्रोपोइटिन के जरिए से, एसिड बेस बैलेंस जिसके लॉन्ग टर्म में आता है। जबकि आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट करना लॉन्ग टर्म लेवल के ऊपर। जबकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन को, बैलेंस को मेंटेन करना। जबकि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को, फॉरेन केमिकल्स को, ड्रग्स को, जिसको जीनोबायोटिक्स बोलते हैं, हार्मोन मेटाबोलाइट, इनकी एक्सक्रीशन करवाना। तो ये इसके फंक्शन होते हैं 7। आगे फंक्शन ऑफ हार्मोन्स एक्टिंग ऑन किडनी, तो किडनी के ऊपर भी कौन कौन से हार्मोन एक्ट करते हैं, तो ये हमने यहाँ से करना है BRS से कि समरी ऑफ हार्मोन एक्ट ऑन द किडनी। पहला है PTH जो प्रोड्यूस होता है कि स्टिमुलस क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया, फास्ट काम करता होता है। इसने काम करना है अपने रिसेप्टर पे जाके, जो G प्रोटीन कपर रिसेप्टर होगा। सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एमपी होगा जो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा, बेसिलैटरल सरफेस के ऊपर होगा। इसका मेन फंक्शन क्या होगा किडनी के अंदर, कि फॉस्फेट की रिअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देना अर्ली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, जबकि कैल्शियम की रिअब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर देना इसके अंदर डिस्टल ट्यूब्यूल में। इसके साथ ये 1 हाइड्रोक्सिलेज को स्टिमुलेट करवाता है किसके अंदर, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर 2 फंक्शन करा रहा है, पहला तो 1 हाइड्रोक्सिलेज को एक्टिवेट करा रहा है, दूसरा फॉस्फेट की रिअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करा रहा है, दूसरा जबकि डिस्टल ट्यूब्यूल में कैल्शियम की रिअब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा है। ADH प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाए तब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और दूसरी तरफ ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए। इन दोनों कंडीशन का मतलब पानी की कमी है, वाटर की डेफिशिएंसी है। एक्शन भी फास्ट होता है। इसके 2 रिसेप्टर होते हैं, एक V2 और V1। V1 वाले स्मूथ मसल के ऊपर पड़े होते हैं, मैकेनिज्म होता है IP3 डैक सिस्टम, कैल्शियम IP3 सिस्टम। जबकि V2 रिसेप्टर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर पड़े होती है, मैकेनिज्म होता है साइक्लिक एमपी। इसका मेन फंक्शन होगा वाटर की परमिटिविटी को बढ़ा देना, एक्वापोरिन 2 की इंसर्शन करवा देना, कहाँ पर, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल में और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट में। स्पेसिफिकली प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। अल्डोस्टेरॉन इसका जो स्टिमुलस होता है वो भी ब्लड वॉल्यूम, ये काम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम की वजह से। दूसरा होता है पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाना प्लाज्मा के अंदर। स्लो होता है क्योंकि ये स्टीरॉयड हार्मोन है। न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और इसका एक्शन क्या होगा, सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना डिस्टल ट्यूब्यूल के प्रिंसिपल सेल्स में, पोटेशियम की सिक्रेशन को बढ़ा देना प्रिंसिपल सेल्स में, हाइड्रोजन की सिक्रेशन को बढ़ा देना, लेकिन ये अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स के अंदर होगा। ENP एट्रियल नाइट्रोलिटिक पेप्टाइड, एट्रियल प्रेशर ज़्यादा होगा तब इसके प्रोड्यूस हो गए। एक्शन फास्ट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सेकंड मैसेंजर पर जाके काम करता है, ग्वानालाइट साइक्लेस प्रोड्यूस करता है, साइक्लिक GMP GFR को बढ़ा देता है, सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ट्यूबुलर फ्लूइड या जो डिस्टल फ्लो रेट होगा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ट्यूबुलर फ्लो रेट। आगे एंजियोटेंसिन 2 का प्रोड्यूस होगा जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम की वजह से फास्ट होगा। और इसका मेन फंक्शन ये होगा किडनी के अंदर कि जो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज होती है अर्ली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, वो बढ़ा देना, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन की रिअब्जॉर्प्शन होगी। तो ये इसका फंक्शन होता है इसका एंजियोटेंसिन 2 का। अब इसके बाद देख लेते हैं draw the nephron and show different site of absorption and secretion। ये तो आप खुद देख लीजिएगा, विशियस साइकिल लीडिंग टू एंड स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विशियस साइकिल किस तरह से काम करती है क्रॉनिक किडनी फेलियर के अंदर। तो ये विशियस साइकिल है कि अगर एक मरतबा किडनी डैमेज हो जाए तो अपने डैमेज को मज़ीद ज़्यादा प्रेसिपिटेट करवा देती है। किस तरह से, अगर प्राइमरी किडनी डैमेज होता है तो नेफ्रॉन का नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। 70 से लेकर 75% नेफ्रॉन अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, 20 से लेकर 25% नेफ्रॉन बच जाते हैं, तब भी किडनी सर्वाइव कर जाती है, बंदा सर्वाइव कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल जो वॉल्यूम इनटेक होती है, फ्लूइड की इनटेक, वो नॉर्मल से भी कम हो या फिर नॉर्मल हो, तब ही ऐसा होगा। जो रिमेनिंग नेफ्रॉन्स होते हैं वो करेगा क्या, उनकी हाइपरट्रॉफी होगी और उनकी वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन क्यों, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा काम करवाना होगा, ज़्यादा एक्सक्रीशन करनी होगी, तो हाइपरट्रॉफी और वेजोडाइलेशन देखने को मिलती है। और इसके साथ आर्टीरियल प्रेशर, क्योंकि अब चंद नेफ्रॉन रह गए, उनको सारा आर्टीरियल प्रेशर बेयर करना पड़ेगा, तो आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी और वेजोडाइलेशन देखने को मिलेगी सर्वाइविंग नेफ्रॉन। आर्टीरियल प्रेशर इसलिए भी ज़्यादा होगा क्योंकि एक्सक्रीशन उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि नेफ्रॉन डैमेज हो चुकी है। आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी और वेजोडाइलेशन देखने को मिलेगी। इसकी वजह से ग्लोमेरुलर प्रेशर और फिल्ट्रेशन दोनों ज़्यादा होगी। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ग्लो प्रेशर दोनों ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रेशर अगर लग गया नेफ्रॉन को तो वो ग्लोमेरुलस को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से जो डैमेज पार्ट है वो फिब्रोटिक टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो जाएगी, मजीद नेफ्रॉन का नंबर और कम हो जाएगा, क्योंकि फिब्रोटिक टिश्यू रिमेनिंग नेफ्रॉन को कंप्रेस करेगा। तो प्राइमरी किडनी डैमेज, नेफ्रॉन का नंबर कम हो जाना, हाइपरट्रॉफी, वेजोडाइलेशन, आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाना, ग्लोमेरुलर प्रेशर और फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस और वापस नेफ्रॉन का नंबर कम हो जाना।
जबकि यहाँ पे प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी, इसके 3 कॉज होते हैं। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लेशन, मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना, कार्डियक फेलियर हो जाना, या फिर वेजो डायलेशन हो जाना। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने की क्या क्या वजह हो सकती है? हेमरेज हो जाना, डायरिया, वोमिटिंग और बर्न्स, इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। उनके कार्डियक फेलियर में मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट काम नहीं कर पा रहा, वाल्वुलर डैमेज हो जाएगा। पेरिफेरल वेजो डायलेशन में एनाफाइलेटिक शॉक, एनेस्थीसिया, सेप्सिस, प्राइमरी रीनल हेमोडायनेमिक एब्नॉर्मेलिटी, और उसके साथ रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस, एम्बोलिज्म या थ्रोम्बस भी देखने को मिल सकता है। इंट्रारीनल में जो किडनी के अंदर स्मॉल वेसल्स होती है, ग्लोमेरुलस, इनकी इंजरी, या किडनी के ट्यूबुलर एपिथेलियम उनकी इंजरी, या फिर रीनल के इंटरस्टिशियल टिश्यू उनकी इंजरी। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, पस की वजह से हो, तो उसको बोलते हैं पाइलोरी नेफ्राइटिस, या एलर्जी की वजह से हो तो उसको बोलते हैं एक्यूट एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ट्यूबुलर एपिथेलियम की इंजरी हुई है तो नेक्रोसिस की वजह से, इस्कीमिया की वजह से हो सकती है, या फिर किसी टॉक्सिन की वजह से हो सकती है, हैवी मेटल एथिलीन ग्लाइकोल की वजह से, या फिर स्मॉल वेसल की इंजरी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, वेस्कुलाइटिस की वजह से, कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई की वजह से, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है, या फिर एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसकी वजह से भी स्मॉल वेसल या ग्लोमेरुलर इंजरी देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद बताता है कि हाउ द प्रोटीन डेट आर फिल्टर्ड आर रीअब्सॉर्ब, फिर आगे बताता है रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम, फिर आगे बताता है जक्साग्लोमेरुलर एपरेटस। तो डायग्राम ड्रा करो। तो सबसे पहले जो प्रोटीन जो फिल्टर होती है इनको रीअब्सॉर्ब कैसे किया जाता है? जो मैकेनिज्म होता है प्रोटीन को रीअब्सॉर्ब करने का, जो फिल्टर हो गया वो है पिनोसाइटोसिस। ये मैकेनिज्म ज़्यादा ऑपरेट करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक हो गया। पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर जो प्रोटीन होती है वो ब्रश बॉर्डर से अटैच होती है। फिर ये जो पोर्शन होता है जो पे अटैच हुआ हुआ है उसकी इन्वेजिनेशन होती है, पिनोसाइटिक वेजिकल होती है, उस सेल के अंदर पिंच होती है, और ये जो वेजिकल फिर में जो प्रोटीन है इस प्रोटीन की डाइजेशन होती है अमीनो एसिड के अंदर, और फिर अमीनो एसिड की रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। तो मतलब जो मैकेनिज्म होगा उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या पूछा था उन्होंने, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स का पूछा था। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स असल में 3 चीज़ों का मजमुआ होती है वेस्कुलर पॉल ऑफ रीनल कॉर्पसूल के ऊपर। पहला होगा मैक्यूला टेंसा होगा, दूसरा होगा एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंचियल सेल्स, इलेसिस सेल्स, और तीसरा होगा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो कि एफरेंट आर्टरियल के अंदर होती है। एफरेंट आर्टरियल में मैक्यूला डेंसा जो किसके अंदर होता है, डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब्यूल के अंदर होता है, डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब्यूल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो ये भी हो जाएगा। जो मैक्यूला डेंसा है वो असल में इसने क्या काम करना होता है, इसने सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को या सोडियम क्लोराइड को सेंस करना होता है डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर। अगर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब जीएफआर ज़्यादा है, अगर कम है तो उसका मतलब जीएफआर भी कम है। कैसे? आर्टीरियल प्रेशर कम होगा, जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये भी कम होगा, जीएफआर भी कम होगी। मैक्यूला डेंसा के बाद सोडियम क्लोराइड की लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होगा, क्योंकि जो थोड़ी बहुत जीएफआर आई थी जो सोडियम फिल्टर हुआ भी होगा उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, मतलब सोडियम क्लोराइड का लेवल कम हो जाएगा। अब सोडियम क्लोराइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी या फिर जीएफआर कम हुई, इसकी वजह से रेनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। रेनिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। एंजियोटेंसिन 2 पे की प्रोडक्शन होगी। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, इफरेंट आर्टरियल की रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, और दूसरी तरफ मैक्यूला डेंसा इफरेंट आर्टरियल की रेजिस्टेंस को कम कर देगा। आर ए कम होगी और आर ए ज़्यादा होगी, इसकी वजह से जीएफआर है वो ज़्यादा हो जाएगी। जीएफआर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन मैक्यूला डेंसा के अंदर वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी, उसको बोलती है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। क्योंकि इसके अंदर लेसिस सेल्स आ रहे हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स आ रही हैं, और तीसरे सेल आते हैं मैक्यूला डेंसा जो कि डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं। तो ये था रीनल फिजियोलॉजी, इसका बेसिक ओवरव्यू। लास्ट चीज़ रह गई है बॉडी बफर सिस्टम। तो इसका बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ बॉडी बफर। तो यहाँ पर कहते हैं कि 3 हमारी बॉडी के अंदर बफर सिस्टम होते हैं जो काम करते होते हैं। पहला है केमिकल एसिड बेस्ड बफर सिस्टम, केमिकल एसिड बेस्ड बफर सिस्टम। दूसरा होता है बफर सिस्टम ऑफ बॉडी, दूसरा रिस्पिरेटरी सेंटर वाला, और तीसरा होता है किडनी वाला, रीनल वाला। ठीक हो गया। तो पहला है वो है केमिकल एसिड बेस बफर सिस्टम। ठीक हो गया, केमिकल एसिड बेस बफर सिस्टम। तो केमिकल एसिड बेस बफर सिस्टम ये किसी हाइड्रोजन ये किसी एसिड को या बेस को रिमूव नहीं कराएगा बल्कि उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। मतलब जब भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो बफर सिस्टम उसको रिएक्ट करता होता है सेकंड के अंदर। बफर सिस्टम रिएक्ट करता है सेकंड के अंदर। जबकि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम, वो काम करता है मिनट के अंदर। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो है किडनी, वो काम करती है कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में। तो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो होगा केमिकल बफर, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होगा रीनल सिस्टम। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो सेकंड के अंदर काम करता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मिनट के अंदर, ताकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस घंटों में या फिर दिनों में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस केमिकल एसिड बेस बफर सिस्टम या हाइड्रोजन आयन को एलिमिनेट या ऐड नहीं करेगा बल्कि इसकी न्यूट्रलाइज कर देगा और कंसंट्रेशन को मेंटेन कर देगा। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करके एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करेगा। तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस है वो बाइकार्बोनेट आयन को या फिर दूसरा जो टाई ट्रिपल एसिड बेस होते हैं उनकी एक्सीडेशन को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। और ये सबसे मोस्ट पावरफुल सिस्टम होता है, मोस्ट पावरफुल सिस्टम।
और आपको यहाँ से मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो एक्स्ट्रा सेलुलर बफर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बफर, जो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर बफर है वो बाइकार्बोनेट आयन होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसकी जो पीके वैल्यू वो 6.1, और जबकि जो फॉस्फेट वाले बफर सिस्टम की है वो 6.8 की होती है। 6.8 जो फॉस्फेट होता है वो इंपॉर्टेंट यूरेनियम बफर होता है, और अगर हम हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट कराते हैं H2PO4-1 की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं ट्राइट्रिपल एसिड। क्या बोलते हैं? ट्राइट्रिपल एसिड। इसकी पीके होती है 6.8, जबकि ऊपर वाले की 6.1। इंट्रासेलुलर बफर, ऑर्गेनिक फॉस्फेट EMP, ATP, ADP, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के प्रोटीन्स, जिसमें इमेडाजोल और जो अल्फा अमाइनो ग्रुप्स होते हैं प्रोटीन में, इनके जो पीके वैल्यू और फिजियोलॉजिकल रेंज के अंदर आती है। हीमोग्लोबिन सबसे मेजर इंट्रासेलुलर बफर होता है, ठीक हो गया। और फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज के अंदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा अच्छा बफर होता है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू ऑफ रीनल फिजियोलॉजी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।